हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज की सीरीज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा, विच हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स। निम्न में से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि ओवेरियन फॉलिकल की ग्रोथ और मैच्योरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ई एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन सी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन डी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे कि हम शॉर्ट में एफएसएच कहते हैं। यह प्राइमरी हार्मोन है हमारा जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की, यह दोनों ही हार्मोन प्राइमरली इन्वॉल्व होते हैं इन द रेगुलेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेंटेनिंग प्रेगनेंसी बट नॉट इन फॉलिकल ग्रोथ। वहीं अगर हम बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, तो यह इसका की रोल रहता है ट्रिगरिंग ओव्यूलेशन रेदर देन द ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल। क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया था ग्रोथ ऑफ द फॉलिकल की, तो वो हमारा राइट आंसर रहेगा, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्वेश्चन है हमारा, ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विथ ए पर्ल इंडेक्स ऑफ 15 इज कंसिडर्ड। अगर एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का पर्ल इंडेक्स जो है वो 15 है, तो उसे हम किस तरह से कंसिडर करेंगे? ऑप्शन ए हाईली इफेक्टिव, ऑप्शन बी मॉडरेटली इफेक्टिव, ऑप्शन सी लेस इफेक्टिव, ऑप्शन डी इनइफेक्टिव। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी लेस इफेक्टिव। पर्ल इंडेक्स 15 मतलब है कि 15 आउट ऑफ एवरी 100 वुमेन यूजिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर 1 ईयर विल बिकम प्रेग्नेंट, जो कि यह इंडिकेट करता है कि लो इफेक्टिवनेस है एज कंपेयर टू अदर मेथड। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आईयूडी या इम्प्लांट, तो इनका जो पर्ल इंडेक्स होता है वो काफी लो होता है, और 15 जो है पर्ल इंडेक्स वो हमारा ज्यादा है, यानी कि यह जो मेथड है हमारा वो लेस इफेक्टिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच पार्ट ऑफ द टंग इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग बिटरनेस। बिटरनेस को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा हमारा पार्ट है टंग का जो कि रिस्पॉन्सिबल रहता है? ऑप्शन ए टिप ऑफ द टंग, ऑप्शन बी साइड्स ऑफ द टंग, ऑप्शन सी बैक ऑफ द टंग, ऑप्शन डी मिडल ऑफ द टंग। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी बैक ऑफ द टंग। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सॉल्टी जो टेस्ट होता है हमारा, वो हमें लेटरल एंटीरियर पोर्शन जो होता है टंग का, वहां से फिल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वीटनेस की। स्वीटनेस जो होती है वो टिप ऑफ द टंग पे होती है। सोर की बात करते हैं तो वो पोस्टीरियर लेटरल पोर्शन ऑफ द टंग से फिल होता है, और बिटर की बात करते हैं तो पोस्टीरियर सेंट्रल पोर्शन ऑफ द टंग जो होता है वहां से फिल होता है। आप यहाँ इस इमेज के अंदर भी देख सकते हैं, टिप ऑफ द टंग पे है हमारा स्वीट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सॉल्ट की, तो यह जो है लेटरल एंटीरियर ऑफ द टंग में होता है। सोर जो होगा पोस्टीरियर लेटरल में आ गया, और बिटर जो है वो बैक और सेंट्रल पोर्शन में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेल कंडोम्स आर प्राइमरली मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। मेल कंडोम जो होते हैं वो किस मटेरियल के बने होते हैं? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी लेटेक्स, ऑप्शन सी कॉटन, ऑप्शन डी नायलॉन। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी लेटेक्स। अगर हम बात करते हैं मेल कंडोम की, यह इसके अंदर जो मोस्ट कॉमनली मटेरियल यूज में लिया जाता है वो रहता है हमारा लेटेक्स। लेटेक्स कंडोम आर वाइडली यूज्ड बिकॉज दे आर अफोर्डेबल एंड स्ट्रेचेबल। यह वाइडली यूज में लिए जाते हैं क्योंकि यह अफोर्डेबल और स्ट्रेचेबल होते हैं। इसी के साथ ही यह इफेक्टिव रहते हैं इन प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के साथ ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो होता है उसे भी ट्रांसमिट होने से प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए सोशल फोबिया। निम्न में से कौन सा सोशल फोबिया का एग्जांपल है? ऑप्शन ए फियर ऑफ स्पाइडर्स, ऑप्शन बी फियर ऑफ डॉग्स, ऑप्शन सी फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक, ऑप्शन डी फियर ऑफ हाइट्स। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फियर ऑफ स्पाइडर की, तो उसको हम कहते हैं एरोक्नोफोबिया। उसके बाद आता है हमारा फियर ऑफ डॉग। फियर ऑफ डॉग कहलाता है साइनोफोबिया। फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक यह एग्जांपल है हमारा सोशल फोबिया का, और फियर ऑफ हाइट जो है उसे हम कहते हैं एक्रोफोबिया। यहाँ पर बात आई है फोबिया की, तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि कॉमन जो फोबिया होते हैं उसके लिए कौन कौन से टर्म यूज में लेते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा एरोक्नोफोबिया, जो कि है फियर ऑफ स्पाइडर। उसके बाद आता है एक्रोफोबिया, इसका मतलब है फियर ऑफ हाइट। क्लस्ट्रोफोबिया फियर ऑफ एनक्लोज्ड स्पेसेस। उसके बाद आता है एगोराफोबिया, फियर ऑफ पब्लिक प्लेसेस और सिचुएशन वेयर एस्केप में बी डिफिकल्ट। नेक्स्ट इज सोशल फोबिया, फियर ऑफ सोशल सिचुएशंस। उसके बाद आता है एरोफोबिया, फियर ऑफ फ्लाइंग। नेक्स्ट है हमारा ट्राइपोफोबिया, फियर ऑफ इरेगुलर पैटर्न्स और क्लस्टर ऑफ स्मॉल होल्स और बम्प्स। हीमोफोबिया, फियर ऑफ ब्लड, और होता है मिजोफोबिया, फियर ऑफ जंप और डर्ट। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी हमने देखी है जो कि कॉमन फोबियाज के लिए यूज में ली जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट फॉर कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट रहता है हमारा? ऑप्शन ए एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस, ऑप्शन बी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ऑप्शन डी बेड रेस्ट एंड फिजिकल थेरेपी। बात करेंगे ऑप्शन ए एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन की। एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन का यूज जो होता है वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर होता है, ना कि कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर। सो इस तरह से ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन बी है हमारा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यह हमारा राइट आंसर है। सीबीटी जो होती है वो मोस्ट इफेक्टिव रहती है फॉर मैनेजिंग कन्वर्जन डिसऑर्डर। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हमें हेल्प करती है टू एड्रेस अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड रिड्यूस डिस्ट्रेस रिलेटेड टू सिम्टम्स। इन सिम्टम के रिलेटेड जो डिस्ट्रेस रहता है उसे रिड्यूस करने में और साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है उसे एड्रेस करने के लिए हेल्प करती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। उसके बाद बात करते हैं हम ऑप्शन सी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी की। ईसीटी का यूज किया जाता है डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर में, ना कि कन्वर्जन डिसऑर्डर के अंदर। सो इस तरह से ऑप्शन सी भी हमारा राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट है हमारा बेड रेस्ट एंड फिजिकल थेरेपी। अगर हम बात करते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर की, तो इसके अंदर इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो होता है वो फोकस्ड होना चाहिए, साइकोलॉजिकल फैक्टर पर होना चाहिए, ना कि फिजिकल इंटरवेंशन पर। सो इस तरह से ऑप्शन डी भी हमारा राइट आंसर नहीं रहेगा। हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट रहेगा वो है ऑप्शन बी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आफ्टर ए ट्यूबेक्टोमी ए वुमन विल मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस विच ऑफ द फॉलोइंग। ट्यूबेक्टोमी के बाद में वुमेन जो होती है वो निम्न में से कौन सी ऐसी चीजें जो कि एक्सपीरियंस करती है? ऑप्शन ए परमानेंट सिजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ऑप्शन बी ए चेंज इन हार्मोनल बैलेंस लीडिंग टू मेनोपॉज, ऑप्शन सी नो चेंज इन मेंस्ट्रुएशन और हार्मोन लेवल्स, ऑप्शन डी ए हायर रिस्क ऑफ ओवेरियन सिस्ट। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी नो चेंज इन मेंस्ट्रुएशन और हार्मोन लेवल। अगर हम बात करते हैं ट्यूबेक्टोमी की, आफ्टर ए ट्यूबेक्टोमी मेंस्ट्रुएशन इन हार्मोन लेवल्स टिपिकली रिमेन्स अनचेंज्ड। ट्यूबेक्टोमी प्रोसीजर हुआ है लेकिन जो हमारा मेंस्ट्रुएशन और हार्मोन लेवल है वो अनचेंज्ड रहता है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि हमारा जो प्रोसीजर है वो ओनली फैलोपियन ट्यूब को अफेक्ट कर रहा है, ना कि ओवरीज और हार्मोनल साइकिल को। चलिए अब हम साथ ही ट्यूबेक्टोमी के बारे में भी जान लेते हैं। ट्यूबेक्टोमी जिसे कि हम स्टेरिलाइजेशन भी कहते हैं, यह हमारा एक परमानेंट मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का इन वुमेन्स के अंदर। यह एक सर्जिकल प्रोसेस है जो कि ब्लॉक करता है द फैलोपियन ट्यूब्स देयरबाय प्रिवेंटिंग द एग रिलीज्ड बाय द ओवरी फ्रॉम रीचिंग द यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग कैन लैक्टेशनल एमनोरिया बी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए कितने टाइम तक लैक्टेशनल एमनोरिया जो होता है वो इफेक्टिव होता है? ऑप्शन ए 1 to 2 months, ऑप्शन बी 3 to 6 months, ऑप्शन सी 6 to 12 months, ऑप्शन डी अप टू 2 years। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी 3 to 6 months। अगर हम बात करते हैं लैक्टेशनल एमनोरिया की, तो यह इफेक्टिव रहता है इन प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी फॉर अप टू 6 months पोस्टपार्टम। लेकिन यह तभी इफेक्टिव होगा जब मदर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो 6 महीने तक, इसी के साथ ही सप्लीमेंटेशन का यूज नहीं कर रही हो। क्योंकि अगर बेबी को एक बार सप्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग डिक्रीज होती जाती है और लैक्टेशनल एमनोरिया का ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, इसका इफेक्टिवनेस नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ लैक्टेशनल एमनोरिया एज ए मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अगर हम बात करते हैं लैक्टेशनल की, तो यह ऐसे मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन काम करता है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो किस वजह से, किस फैक्टर की वजह से रिड्यूस हो सकता है? ऑप्शन ए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन बी सप्लीमेंटिंग विद फार्मूला, ऑप्शन सी ब्रेस्ट फीडिंग एट नाइट, ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन लेवल्स अबव नॉर्मल। राइट आंसर रहेगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सप्लीमेंटिंग विद फार्मूला। चलिए अब हम इसका रेशनल भी देख लेते हैं। सप्लीमेंटिंग विद फार्मूला और एनी अदर फूड कैन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ लैक्टेशनल एमनोरिया। अगर हम बेबी का सप्लीमेंटिंग विद फार्मूला या फिर किसी अदर फूड के द्वारा कर रहे हैं तो हमारा जो लैक्टेशनल एमनोरिया है उसका जो इफेक्टिवनेस है वो रिड्यूस होगा। अब ये इफेक्टिवनेस क्यों रिड्यूस होगा? क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी जो है ब्रेस्ट फीडिंग का वो डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर अगर ब्रेस्ट फीडिंग डिक्रीज हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन है वो भी लोअर होगा, जो कि नेसेसरी होता है फॉर सप्रेसिंग ओव्यूलेशन। यानी कि प्रोलैक्टिन जो होता है ओव्यूलेशन को सप्रेस करने के लिए जरूरी है और इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है, पूरा एक्सक्लूसिव, तो इसकी वजह से प्रोलैक्टिन का लेवल लो हो जाएगा और लो होगा तो फिर हमारा यहाँ पर इफेक्टिवनेस कम देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज मोस्ट हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ जॉन्डिस। निम्न में से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो कि हेल्पफुल रहता है फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ जॉन्डिस को आइडेंटिफाई करने के लिए?
ऑप्शन ई कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि सीबीसी, ऑप्शन बी लिवर फंक्शन टेस्ट, ऑप्शन सी यूरिन एनालिसिस, ऑप्शन डी चेस्ट एक्सरे। राइट आंसर रहता है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी लिवर फंक्शन टेस्ट। एलएफटी जो रहता है हम जॉन्डिस के लिए यूज में लेते हैं। एलएफटी के अंदर आता है बिलीरुबिन, एएलटी, एएसडी, एल्कलाइन फॉस्फेट, ये सारी रेंजेस देखने को मिलती है।